नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है फटकार। ताजी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे हर्षित और बहू शिल्पी के साथ रहती थीं। एक बेटी दिव्यांशी थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। हर्षित के पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। हर्षित और शिल्पी की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। कांता जी की बहू शिल्पी भी जॉब करती थी, जो कि कांता जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन हर्षित और शिल्पी ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी शिल्पी का जॉब करना कितना जरूरी था। कांता जी अपने बेटे हर्षित से इस बारे में बात करती तो हर्षित किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे शिल्पी को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। वे अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढते रहती थी। ऐसे वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाहत में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी उम्र की औरतों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन की बात है, शिल्पी ऑफिस के काम की वजह से देर तक सोती रही और कांता जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 9 बज गए हैं। हर्षित भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर हर्षित को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। कांता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। शिल्पी ने घड़ी देखी तो वाकई 9 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो हर्षित अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई, क्योंकि कोविड की वजह से ऑफिस का काम घर से ही हो रहा था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। शिल्पी खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। शिल्पी नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर शिल्पी सास की बात सुनने लगी। अरे मीना, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो शुरू से ही अपनी बहू शिल्पी के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर शिल्पी की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक ग्लास तक उठाने नहीं देती है। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। हर्षित का बोझ कम करने के लिए ही तो वो नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वो सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में कांता जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह कांता जी की बेटी दिव्यांशी का अमेरिका से फोन आ गया। दिव्यांशी की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार कांता जी ने जैसे ही दिव्यांशी की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही दिव्यांशी ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी मम्मी जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है,
आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोविड ने यहाँ पर कितना विकराल रूप ले लिया था। घर से ही सब करना पड़ रहा है। डुग्गू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और अंजनी फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में मम्मी जी ने अकेले ही डुग्गू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो उनका स्थान पूजनीय है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद भी उन्होंने मेरा हद से ज्यादा साथ दिया और अभी भी दे रही हैं। और इतना कहते कहते रोने लगी और फिर उसने फोन कट कर दिया। दिव्यांशी की बात सुनकर कांता जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। शिल्पी तो वाकई में उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात पर भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय शिल्पी को बुलाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, शिल्पी बेटा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। चलो, अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। ऐसे सास का बदला हुआ रूप देखकर शिल्पी की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। मुश्किल समय में ही हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चलता है। अगर हम अपनी गलतियों का एहसास होने पर सामने वाले से माफी मांग ले तो हम छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।